जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस में सीए इंटर, सीए फाइनल और एसीसीए लेवल पे जो है एसीसीए के स्टूडेंट्स को जो है वो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पढ़ाता हूं। तो मैंने आज एक नया एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा कि आपके साथ कैजुअली एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और आप लोग मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि भाई ये आपको फॉर्मेट कैसा लगा इस वीडियो का, राइट? क्योंकि आप जब मुझे फीडबैक देंगे तो मैं कोशिश करूंगा मैं और इस तरह से जो है आप लोगों के लिए कंटेंट जो है वो क्रिएट कर पाऊँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट का एक टॉपिक, मटीरियलिटी। काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा थ्योरी में इसको समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप लोग चीज़ों को सीखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। तो हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव एज पर एस 200 होता है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। आगे भी होता है, अभी हम यहीं पे रुकते हैं और मटीरियल वर्ड को देखते हैं। मटीरियलिटी की एज सच मजे की बात देखिए, कोई डेफिनेशन नहीं है, बट मटीरियलिटी के लिए आपके जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, वहाँ पे चर्चाएं जो है वो की जाती हैं। वहाँ पे चर्चाएं की क्या की जाती है? वहाँ बोला जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस एटसेट्रा। वहाँ पे बताया जाता है कि भाई कोई भी आइटम जो है ना, कोई भी मिसस्टेटमेंट या ओमिशन मटीरियल तभी होगी व्हेन इट कैन इंडिविजुअली, अकेले या फिर इन एग्रीगेट, यानी कि बहुत सारी मिसस्टेटमेंट मिलके अगर इफेक्ट कर सकती हैं ऑन द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट या ओमिशन अकेले या मिलजुल कर इम्पैक्ट कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, कुछ रीजनेबली या इम्पैक्ट कर रही है या इम्पैक्ट कर सकती है किसको? इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इकोनॉमिक डिसीजन क्या होता है? बाय, सेल, होल्ड एक तरह का इकोनॉमिक डिसीजन है। अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करूं, अगर आप एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाय, सेल, होल्ड अपने आप में क्या है? एक इकोनॉमिक डिसीजन है। ये भैया यहाँ पड़े, यहाँ खड़े होकर पता नहीं क्या कर रहे हैं। खैर एनीवेज, चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये तो होगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मटीरियलिटी की। क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और भी कुछ रेफर करते हैं? बिल्कुल। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप लोगों को ये भी बताते हैं कि जो मटीरियलिटी की जजमेंट है ना, वो आपने सिर्फ और सिर्फ साइज के बेसिस पे नहीं लेनी है। साइज एक चीज है, मतलब जो मिसस्टेटमेंट का साइज है, आपको नेचर भी समझना है, आपको सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस का क्या एग्जांपल होगा? फॉर एग्जांपल अगर आप समझे तो एक एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट भी आप लोगों की डिटरमाइंड मटीरियलिटी पे इंपैक्ट डाल सकता है, राइट? आपके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उस समय, वो भी आपके लेवल ऑफ मटीरियलिटी पे इंपैक्ट डाल सकता है। आपके उस पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड लॉ और रेगुलेशन क्या है, वो भी आपके मटीरियलिटी पे जो है वो क्या डाल सकते हैं? इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो आपने ये बात समझनी है कि मटीरियलिटी में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ साइज पे ध्यान नहीं देना है, आपको सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, नेचर पर ध्यान देना है। और साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वो है कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर। कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर। क्यों भाई? देखो, जो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज तो मटीरियल है ना? वो चीज तो एक्चुअली में इंपैक्ट डाल सकती है ना इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। यस, तो याद रखिए एफआरएफ मटीरियलिटी में 3 तरह के रेफरेंसेस दे सकते हैं। नंबर 1, एफआरएफ बता सकता है कि भाई मिसस्टेटमेंट, ओमिशन वो मटीरियल होती है जो इंपैक्ट डाल सकती है ऑन द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 2, आपको मटीरियलिटी के रिलेशन में जजमेंट लेते समय उसके साइज, नेचर, सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखना है। नंबर 3, आपने कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर्स एज अ ग्रुप को भी ध्यान में रखना है। चलिए, अब मटीरियलिटी जो है वो डिटरमाइन कैसे की जाती है? तो एक बहुत फेमस तरीका है मटीरियलिटी डिटरमाइन करने का, वो है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में आप लोग क्या करते हैं? आप जब ऑडिट करने जा रहे हैं तो आप क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कोई भी एक जो है वो बेंचमार्क चूज करेंगे। वो बेंचमार्क जनरली कैसा होता है? जो अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स होते हैं उनके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसको हम एज अ बेंचमार्क चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो सकता है, टोटल रेवेन्यू हो सकता है, इवन टोटल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और इस बेंचमार्क को चूज करके एक परसेंटेज अप्लाई की जाती है। जनरली स्पीकिंग टोटल रेवेन्यू पे 1%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 5% के आसपास जो है आप लोग अप्लाई करते हैं और आपके पास जो है मटीरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल निकल जाता है। अब याद रखिएगा, बेंचमार्क का साइज और परसेंटेज इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब अगर मेरा बेंचमार्क है रेवेन्यू यानी बड़ा अमाउंट है तो मेरी परसेंटेज होगी छोटी, और अगर मेरा बेंचमार्क है पीबीटी यानी कि ऑब्वियसली रेवेन्यू से छोटा होने वाला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उस केस में मेरा जो परसेंटेज होगा वो होगा बड़ा। क्यों? अगेन हम लोग एक एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मटीरियलिटी जानना चाहते हैं। और मटीरियलिटी के बारे में आपको एक बात और बता दूं, अगर देसी भाषा में बोलूं तो मटीरियलिटी लेवल वो है जो जिसकी एक थ्रेशोल्ड है
जिसके ऊपर की चीजों को अबव विच मिसस्टेटमेंट और ओमिशन कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो बेंचमार्किंग फिर से बोलता हूं, आप लोग बेंचमार्क सेलेक्ट करते हैं, बेंचमार्क पे एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं। बेंचमार्क आपका हो सकता है पीबीडी, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, एसेट्स की वैल्यू। बेंचमार्क और परसेंटेज में जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितना बड़ा बेंचमार्क होगा उतनी छोटी परसेंटेज होगी और जितना छोटा बेंचमार्क होगा उतनी बड़ी जो है वो परसेंटेज होने वाली है। अगेन ये परसेंटेज किस पे डिपेंड करेगी, साइज पे, अपने नेचर पे, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस पे और आपका कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर पे भी आपका बेंचमार्क डिपेंड कर सकता है। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अच्छा, देन और क्या क्या चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। अब मटीरियलिटी हम लोग ऑडिट में यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो मटीरियलिटी हम लोग प्लानिंग में यूज़ करते हैं, हम लोग वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट यूज़ करते हैं और साथ साथ में मटीरियलिटी को हम लोग ऑडिट के एंड पार्ट में भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली क्या होता है, जितने भी मटेरियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और मैनेजमेंट के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि मैनेजमेंट ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, आप इनको करेक्ट कर दो। मैनेजमेंट अगर करेक्ट कर देती है वेरी गुड, मैनेजमेंट अगर करेक्ट नहीं करती है तो हम लोग फिर से एक बार अपनी मटेरियलिटी को रीअसेस करते हैं और उसके बाद हम TCWG के पास जाते हैं, उनसे सारी चर्चाएं करते हैं कि इसका इंपैक्ट हमारे ऑडिट रिपोर्ट पे क्या आ सकता है। SS 705 जो है वहां पे एक्टिवेट हो जाता है। बोलो तो और एसेस भी आप लोगों को घुमा के ले आऊं। मटेरियलिटी का स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है 320। मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, प्लानिंग का होता है SA 300। और अब जो बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कनेक्ट करवा रहा हूं SA 210। अगर यहां तक आप पहुंच गए तो आपको बस मोक्ष की उपलब्धि होने वाली है। SA 210 जो डील करता है किससे, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट। उसके अंदर आप लोग पढ़ा करते हैं कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में आता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी ऑडिटर, जब मैं हमारा बोल रहा हूं तो मतलब ऑडिटर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और साथ में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और इसी के साथ लास्ट में एक बात लिखी होती है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। लास्ट में आपका जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का कंटेंट है उसमें एक बात लिखी होती है, रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, सॉरी, रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड एंड a statement that it may vary in certain circumstances, right? तो यहाँ पे एक्चुअली SS 700 और 705 को रेफर कर रहा हूँ मैं। SS 700 आपको फॉर्मेट और कंटेंट बताता है, SS 705 जो है वो आप लोगों को मॉडिफिकेशन के सर्कमस्टांसेस बताता है, और साथ साथ में SS 706 को भी उठा लेते हैं। 706 में बात होती है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और अदर मैटर पैराग्राफ की, राइट? तो आपको वहाँ पे एक स्टेटमेंट देनी होती है कि भाई देखो हमारा एक्सपेक्टेड फॉर्म और कॉन्टेंट ये रहने वाला है, लेकिन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस जो है ये चेंज हो सकता है। मैं इसको कैसे कनेक्ट करने वाला हूँ, वापस आइए ऐसे 450 पे। 450 में मैनेजमेंट के पास गए थे, मैनेजमेंट को बोला था ठीक कर दीजिए, मैनेजमेंट ने ठीक नहीं करा, हमने मटीरियलिटी 320 रीअसेस करा और उसके बाद जो हमने देखा कि भाई ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, उससे लेके हम TCWG के पास गए। वहां जाके हम उन्हें बता रहे होते हैं कि इसका हमारे ऑडिट रिपोर्ट पे, हमारे ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट आ सकता है। और याद रखिए जब भी आप मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, यानी 705 कर रहे होते हैं, 706 कर रहे होते हैं, 706 इज नॉट मॉडिफिकेशन, इट इज EOM-OM। जब आप 705 या 706 कर रहे होते हैं, मेरे साउथ इंडियन ऑडियंस के लिए 705 एंड 706, तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं, उस केस में आप TCWG से जरूर बातचीत करते हैं एंड यू कम्युनिकेट देम दैट दिस इज द प्रपोज्ड वर्डिंग ऑफ माय मॉडिफिकेशन और माय एडिशनल कम्युनिकेशन, एंड आप ये भी बताते हैं कि इसका इंपैक्ट मेरे रिपोर्ट पे जो है वो क्या आ रहा है। चलिए, तो ये मटीरियलिटी का एक और एस्पेक्ट था। देन एक चीज हमने डिस्कस कर ली कि मटीरियलिटी जो है वो आपका जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइज का ही मैटर हो, मटीरियलिटी बिकॉज ऑफ नेचर भी हो सकती है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ, कैमरा थोड़ा सा सीधा कर लूँ, हाँ, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ, अगर लॉ और रेगुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट है तो वहां पे भाई साहब आपका मटीरियलिटी लेवल जो है वो लॉ और रेगुलेशन ने डिसाइड किया है, वहां पे आप मटीरियलिटी का, आपने जो मटीरियलिटी डिटरमाइन करी है उससे कोई काम जो है वो नहीं कर सकते हैं एज सच। चलिए, देन हम लोग आगे चलते हैं और कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर मेरे साथ देखें और समझें। अब सुनिए आगे की कहानी। तो मैंने आपको बताया कि आप मटीरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल कैसे डिटरमाइन करते हैं। आप लोग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक एलिमेंट उठाएंगे, लेटेस्ट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर 5% लगाएंगे। मान लीजिए 100 करोड़ आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 5% लगाया, 5 करोड़ की जो है वो मटीरियलिटी आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी डिटरमाइन करनी होती है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमाइन करना बहुत आसान है, समझने में कई बार स्टूडेंट बहुत दिक्कत इसको फेस करते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज नथिंग बट अ परसेंटेज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटीरियलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटीरियलिटी आपने निकाली 5% ऑफ PBT, 100 करोड़ का 5% इज 5 CR। नाउ यू विल अप्लाई अ परसेंटेज बिटवीन 50 टू लेट अस से 80,
50% to 80% ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी थी 5 करोड़ की, अब आप एक काम करिए, इस पे 75% लगा दीजिए तो 3.75 करोड़ आ जाएगा। एक बार फिगर्स चेक कर लीजिएगा भाई, कैलकुलेशन के लिए मत बोलना, मेरा मेन बात है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। तो आपका 5 करोड़ का 75% आ गया 3.75 करोड़। कैलकुलेशन फिर से बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, चेक कर लीजिएगा, गलत हो तो एक्सपोज वीडियो मत बनाइएगा। अब 3.75 करोड़ क्या है, ये आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है, राइट। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालने का सिंपल सा तरीका है भैया, आपने अपनी मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को पकड़ना है, उसमें 50 से लेकर 80% तक जो है अप्लाई कर देना है। ये 50 से 80% कैसे डिसाइड होता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से डिसाइड होता है। व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर टू ऑडिट। देसी भाषा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांस को हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑडिटिंग। अब सुनिए मेरी बात को, अगर किसी एंटिटी में ऑडिट रिस्क जो है वो ज्यादा है, ऑडिट रिस्क जो है वो ज्यादा है, तो मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, यानी मैं 50% यूज करूंगा। और अगर किसी एंटिटी में ऑडिट रिस्क जो है वो कम है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का जो परसेंटेज है वो बढ़ा दूंगा। यहां से एक बात और पता चलती है कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क के अंदर जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट। बड़ी कंट्रोवर्सी है इस बात को लेके, बट मेरा एटलीस्ट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को लेके मैं क्लियर हूं कि आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो है वो ऑडिट रिस्क को लेके ही डिटरमाइन करते हैं। आपकी जो ऑडिट रिस्क चल रहा होता है उसके हिसाब से जो है आप लोग डिटरमाइन करते हैं कि भाई मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की परसेंटेज क्या लगेगी। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को हम लोग टॉलरेबल एरर भी बुलाते हैं, कि भाई कितना एरर हम लोग जो है वो झेलने के लिए तैयार हैं, राइट। अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को अगर मैं देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो इसको आप ऐसे समझिए कि भाई ये एक तरह का स्टॉप लॉस है, ये एक तरह का लिफ्ट में लिखा हुआ बोर्ड है कि भैया 11 लोगों से ज्यादा अलाउड नहीं है। ये एक तरह का एक जो ब्रिज बना हुआ है 2 पहाड़ों के बीच में, वहां पे लिखा रहता है ना कि भाई कितना किलो वजन झेल सकता है। आपको मैं अंदर ही बताऊं, वो कभी भी असली वेट नहीं लिखा होता है। वो मान लो 15,000 किलो झेल सकता है तो वो लिख देते हैं भाई साहब 10,000 किलो, क्योंकि उन्हें पता है कि 10,000 किलो लिखेंगे तब जाके भाई साहब ये 11-12 चढ़ा देंगे। अगर 15 झेल सकता है और 15 ही लिख देंगे, पक्का 16-17 चढ़ा देंगे। तो ऐसे ही परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में आप लोग क्या करते हैं, ऑडिटर को परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल टच होते ही भाई साहब ऑडिटर थर-थर कांपने लग जाता है। वो कहता है नहीं भैया ये ऐसे काम नहीं चलेगा, एक पर्टिकुलर लेवल जो है इन्होंने टच कर लिया, मुझे मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा, उनसे सारी चीजें ठीक करानी पड़ेंगी, राइट। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का एक और एस्पेक्ट भी है, अगर इसकी डेफिनेशन सुनना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज अ लेवल ऑफ मटेरियलिटी एंड इट इज ऑलवेज लोअर देन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी एज अ होल, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी। एंड Why we set performance mentality? To decrease the probability. किस बात की probability? कि एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट एक्सीड ना कर जाए, कहीं एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट एक्सीड ना कर जाए। किसको एक्सीड ना कर जाए? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी को, यानी छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट कहीं 5 करोड़ को एक्सीड ना कर जाए। इसलिए हमने 3.75 CR पे एक भाई साहब एक फाटक लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया है कि इसको एक्सीड ना कर जाए, और यहाँ पे आते ही हम लोग भाई एकदम ऑडिटर जो है एक्शन में आ जाएगा। अच्छा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का एक और कारण भी हो सकता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कभी कभी हम लोग स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर के लिए भी सेट कर सकते हैं। व्हाई? अगर ये स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर ऐसे हैं जिनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी से कम के अमाउंट से भी यूजर के जजमेंट पे इंपैक्ट आ सकता है। फिर से सुनिए, कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर अकाउंट बैलेंस ऐसा है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की जो मटेरियलिटी थी 5 करोड़, उससे कम की भी मिसस्टेटमेंट से जजमेंट ऑफ द यूजर पे इंपैक्ट आ सकता है। तो ऐसे आइटम्स के लिए हम लोग स्पेसिफिक मटेरियलिटी डिसाइड कर लेते हैं। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड दिस इज समटाइम्स आल्सो टर्म्ड एज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, राइट। एक लेवल और होता है मटेरियलिटी का जिसमें हम लोग बोलते हैं क्लियरली ट्रिवियल क्वांटिटी, यानी कि भैया जिसको छोड़ो इसको, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी, यानी कि जो क्लियरली हमारे लिए मटेरियल नहीं है। और अब आप आके यहाँ तक अगर पहुंच गए तो भाई पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा, तुम एक्चुअली में ऑडिट पढ़ना चाहते हो। बट आप इस बात को समझिए कि मटेरियलिटी कितना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। कोई इसको भाई ऐसे नहीं कर सकता कि बस ये मटेरियल है जी, इसके ऊपर मटेरियल है, नहीं। थ्योरी में आप बोल सकते हो कि इसके ऊपर मटेरियल, लेकिन प्रैक्टिकली आपको हर चीज का ध्यान रखना है कि भाई ये मटेरियल है कि इमटेरियल है। वहां पे प्रोफेशनल जजमेंट जो भर के यूज होने वाली है, राइट। चलिए, आई होप आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का भी मतलब जो है वो समझ में आया। अब इसके अंदर थोड़े बहुत थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि बेंचमार्किंग में आप लोग जो है बेंचमार्क कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, उसके रिवीजन वीडियोस वगैरह अवेलेबल है। क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कंसिडर करने चाहिए। फॉर एग्जांपल जहाँ तेरी ये नज़र है, मतलब जो यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, स्टेबलाइज नहीं है, हम उसको कभी भी बेंचमार्क नहीं बना सकते हैं, है ना। तो और भी 2-3 चीज़ें, जैसे कि अभी एंटिटी की लाइफ साइकिल क्या चल रही है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, एंटिटी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एंटिटी इक्विटी फाइनेंस्ड है, डेट फाइनेंस्ड है। सी ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक कैजुअल डिस्कशन है। एंड
तभी मैं आप देख रहे हैं कि मैं आपसे एकदम ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे हम लोग कहीं बैठ के मर्टिलिटी पे चर्चा कर रहे हूँ। ओके, तो ये बेंचमार्किंग की बातें हो गई। देन उसके बाद क्या मर्टिलिटी हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। भाई साहब, मर्टिलिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। मर्टिलिटी जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली रिवाइज होता रहता है। आप लोग शुरू में आके बेंचमार्किंग की तरफ से एक अपनी इनिशियल लेवल ऑफ मर्टिलिटी जो है वो डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घट सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने कोई नया सर्कमस्टांस आ सकता है कि भाई आपने मर्टिलिटी डिसाइड करी थी एक टर्नओवर के बेसिस पे, एंटिटी ने अपना एक मेजर पार्ट जो है वो बेच दिया, इस साल उसका टर्नओवर जो है कम होने वाला है। यू हैव टू रिवाइज योर लेवल ऑफ मर्टिलिटी। आपके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई, एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट और बजटेड फाइनेंशियल रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी उसके ऑपरेशन को लेकर जो है कोई चीज़ चेंज हो चुकी है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में आप डेफिनेटली मर्टिलिटी को रिवाइज कर सकते हैं। और याद रखिएगा, मर्टिलिटी कोई भी कांस्टेंट चीज़ नहीं है, इट्स अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट। मर्टिलिटी और ऑडिट रिस्क के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इसकी दो एक्सप्लेनेशन बनती है। एक कहा जाता है कि देखिए जी, अगर जैसे मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस मर्टिलिटी के केस में कि अगर ऑडिट रिस्क ज़्यादा है तो मैं अपनी मर्टिलिटी को क्या रखना चाहूँगा, थोड़ा सा कम रखना चाहूँगा ताकि मैं ज़्यादा चेकिंग कर पाऊँ। और दूसरा एक ये कहा जाता है कि भाई जो मटेरियल आइटम्स होते हैं उनके अंदर रिस्क कम होता है, राइट। तो दोनों थॉट्स में से जो थॉट आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं, बट इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ये पक्का है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बोलेगा। ओके, तो ये था हमारा कैजुअल डिस्कशन मटेरियलिटी को लेके। मैंने बीच में काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ऐसे मेरे साथ स्टैंडर्ड डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग होंगे ही, साथ में आपको स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर भी याद होना शुरू हो जाएंगे। प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसे लगा आपको एक कैजुअल डिस्कशन ऑन मर्टिलिटी SA 320 एंड फिर हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।